हेलो बच्चों, वेलकम टू मोर चैनल। हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और आज के वीडियो में हम सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाने वाले हैं। इससे पहले आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बना चुके हैं या उसके बारे में बता चुके हैं। और चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो बताइए आप लोग 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। जो वीडियो पढ़े हो कितना मजेदार तरीके से आपको कहानी की तरह समझा दिए हैं, है ना। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो आपको बताया कि 1830 में फ्रांस में क्रांति हुआ था, जुलाई 1830 की क्रांति, और उसमें जनता सब अपना सा शासक बनाती है किसको, लुई फिलिप को। लेकिन लुई फिलिप आगे चल करके पाचक हो जाता है, बढ़िया शासन नहीं चला पाता है ना। तो उसका जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है। इसके कारण भी 1848 की क्रांति होता है फिर से। तो वो कारण ये है उसका कमजोर और उदारवादी नीति। वह नीति जो बनाता है खूब बढ़िया से लागू नहीं करवाता है। नीति बढ़िया बढ़िया समाज सुधारने के लिए कर दिया, लागू नहीं करवाया ठीक से, तो उसका कमजोर नीति हो गया। और उदारवादी नीति यह अपन विरोधियों को दबाने का प्रयास नहीं करता था, उसको खुश करने का प्रयास करता था। उसके लिए उदारवादी नीति लागू किया, जिसके कारण जनता सब नाखुश थी और क्रांति कर दिया 1848 में। विरोधियों को खुश करने के लिए क्या लगाया, ये स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति लाता है। स्वर्णिम मतलब गोल्ड है ना, मध्य मतलब बीच वाला। विरोधी को ऐसा उसको कुचलने का प्रयास नहीं किया, बीच वाला नीति के दोनों खुश रहे, है ना। आम जनता भी खुश रहे और विरोधी से भी खुश रहे, उस नीति लाता है जिससे आम जनता खुश नहीं थी और क्रांति कर देती है। आई क्या कर देता है आगे चल करके, ये सारा गीजो का खेल है। गीजो को प्रधानमंत्री बनाता है, इसको बहका देता है। कट्टर प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी विचारधारा था। रूढ़ी मतलब पुराने विचार वाला, और प्रतिक्रियावादी मतलब कोई आदमी कुछ मांगने गया, कोई क्रिया की, आंदोलन नहीं कर रहा है, उस आंदोलन को बर्बरता से अमानवीय तरीका से कुचल देना। इससे भी आम जनता गुस्साई थी गीजो को प्रधानमंत्री बनाने से, जो फ्रांस की क्रांति का कारण बना। उसके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी काफी बढ़ गया, है ना। विदेश नीति इतना खराब था कि थू थू कर रहा था पूरा संसार फ्रांस को कि फ्रांस कैसे शासन चलाता है, फ्रांस अच्छा देश है ना। इस प्रकार से तो ये फ्रांस की क्रांति के कारण थे। दूसरा क्वेश्चन है जर्मनी इटली जर्मनी के किकन में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। कितना बढ़िया सबको पढ़ाया था बताइए। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के वीडियो लगा हुआ है, देख लीजिए आपको अगर पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन पढ़िए यहाँ पर देखिए, पूरा उस लेक्चर में ही सब क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, सब चीज करवा दिए हैं आपको। कहीं इस एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या था ऑस्ट्रिया की भूमिका इटली और जर्मनी के एकीकरण में, तो बाधक तत्व के रूप में रहता है। आप देखिए इटली में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, इटली में ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक था। और वो प्रतिक्रियावादी नीति को देखें, अगर उसका प्रतिक्रियावादी नीति को देखें, उसकी नीति को देखें, वो नीति कैसा लागू किया था इटली में। जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप को देखें, सेडोवा का युद्ध देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो था, या बाधा के भूमिका में जो था, वो ऑस्ट्रिया था। तो ये आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। अब जो लोग पढ़े हुए वो कितना बढ़िया से पढ़ लिए थे कहानी को, आपको हम पढ़ा दिए हैं कि नेपोलियन विश्व के महान सेनापतियों में से एक था। और वो क्या करता था, यूरोप में राष्ट्रवादी अभियान चलाया करता था। क्या चलाया करता था, घोड़ा लेकर निकल गया, है ना। फ्रांस की क्रांति किया था उसमें अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। साथ साथ ही घोड़ा लेकर निकल गया, पूरे यूरोप भर में घुमा करता था, कहता था कि तुम पर जो शासन का उसको मार को भगाओ, है ना। आई खुद क्या किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए कई कार्य किए। कार्य में देखिए, फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी अभियान चलाना, है ना। ठंडा के दिन में मान लीजिए पति सुतल है, थल्ला तुम्हारी पत्नी सब कि जाहू ना जी क्या करते हो, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। देखो तो नेपोलियन कितना देवता ऐसा आदमी हथिन। इस प्रकार से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरता था, अपने लिए कुछ नहीं जिया, लोगों के लिए जीता था। यूरोप के देशों में राष्ट्रवादी अभियान चलाया करता था। कई क्षेत्रों को जीतकर उसका एकीकरण करना, कई क्षेत्रों को उसको जीत लेता था, जीतने के बाद उसका एकीकरण कर देता था। एकीकरण करने का मतलब एक शासन के अधीन ला देना, ताकि देश मजबूत हो जाए, है ना। वहां पर अब जीत गया, जो क्षेत्र को जीत गया है उस पर शासन व्यवस्था चलाना होगा कि नहीं चलाना होगा। अब पहले शासन चलाएगा, बढ़िया शासन चलाएगा, है ना। कहला जीता था कि बढ़िया शासन चले, तो बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था लागू करता था, बढ़िया प्रशासन व्यवस्था को लागू करता था, जिसको नाम देता था नेपोलियन संहिता। एक प्रकार की संहिता लागू करता था, और नेपोलियन करता था इसलिए नेपोलियन संहिता लागू करता था। बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था था वो। लोगों में राष्ट्रवाद को जगाना, बहुत सारा ही कार्य किया यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए। लेकिन आपको क्या बताया कि वाटरलू के युद्ध में इसको हारना पड़ता है। वाटरलू के युद्ध में क्या करना पड़ता है, हारना पड़ता है, हरा देता है शक्तिशाली देश को, इसको मार मार के मुंह माटी लिवा देता है ना। इस प्रकार से हार जाता है, परंतु इसके विचार पूरे यूरोप में क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। ये जो इतना त्याग और बलिदान करके गया था, लोगों में राष्ट्रवाद फैला कर गया था, ये तो हारा जाता है। इसको वाटरलू के युद्ध में हरा करके सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा विष देकर के मार दिया जाता है। कितना बढ़िया से पढ़ाए थे आप लोग को, तो बताइए। लेकिन इसके विचार जीवित रहते हैं और आगे चल के यूरोप की स्थिति को बदल देता है। यूरोप में कई ऐसे क्रांतिकारी जन्म लेते हैं, मेजनी, टटस्की, है ना, टॉल्स्टॉय, इस प्रकार से, जो राष्ट्रवाद को आगे काम करता है, राष्ट्रवाद को बढ़ाने काम करता है। अतः कहा जा सकता है कि यूरोप में राष्ट्र को फैलाने के नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आप लोग एक बार आंसर लिखिए, उसको पढ़ के देखिए कितना मजा आने वाला है। गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें।
उसके कार्यों की चर्चा करें, शिव चर्चा करना है कि चर्चा करें। कितना बढ़िया सबको पढ़ाया था, देख लीजिए आंसर में देखिए। उसका जो कार्य था इटली के एकीकरण को अंतिम चरण में पहुंचाना था। कहां पहुंचाना था? अंतिम चरण में पहुंचाना था। और वह सिसिली और नेपल्स खाली बच गया था, इटली का जो दक्षिण भाग का सिसिली और नेपल्स, उसको जीतने के लिए वो सशस्त्र सेना का गठन करता है। अपन स्वयं सेवक जो खुद से सेवा देना चाहते हैं उसके सैनिक बनना चाहते हैं, और कर्मचारियों का एक सेना तैयार करता है, क्या करता है? सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लेता है ना, एकीकरण का कार्य पूरा कर देता है। ये सब तो कार्य किया है वो। उसके कार्य से विक्टर इमैनुअल इतना खुश हो जाते हैं कि उसको कहते हैं कि गरिबाल्टी साहब आप बन जाइए दक्षिण इटली का शासक। तो वो उसका कार्य क्या रहता है कि दक्षिणी इटली का शासक बनना भी स्वीकार कर देता है, उस प्रस्ताव को भी ठुकरा देता है ना। ठुकराइबे नहीं करता, अपन सारा संपत्तियों दान कर देता है कि लीजिए, सौंप देता है। कितना बढ़िया आदमी था, सौंप कर आम किसान का जीवन जीने लगा, आम किसान का जीवन जीने लगा। ये उसका कार्य था, है ना। अब देखिए क्या है कि उसके कार्य से इतना ज्यादा प्रभावित था विश्व कि अपने देश में लाला लाजपत राय उसके जीवनी को भी लिखे हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ा भी दिए थे कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या प्रश्न पूछेगा, प्रत्येक क्लास बहुत बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाए थे। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी, 5वां क्वेश्चन क्या है? विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? यहाँ पर असंभव लगा लीजिएगा, 2 गो लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। कैसे आपको बताइए, आप बताइए कि बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एकीकरण किया हुआ था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री बनाया किसने था? विलियम प्रथम ने। क्योंकि विलियम प्रथम जब प्रसा का राजा बना, प्रसा कहाँ है? जर्मनी में। तो कट्टर राष्ट्रवादी था, वो भी राष्ट्रवादी था, और वह प्रसा का शासक बना तो बिस्मार्क की योग्यता को पहचान करके उसको अपना प्रधानमंत्री बनाता है, चांसलर बनाता है ना। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री को बनाता है। और विलियम हर प्रकार से बिस्मार्क को सहायता करता है, बिस्मार्क की भावनाओं का सम्मान करता है ना। लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे बिस्मार्क पर, लेकिन ये खूब ज्यादा विश्वास करता था। उसको लगता था कि बिस्मार्क में ऐसा योग्यता है कि पूरा ये देश का एकीकरण कर देगा, और उसको तन मन धन से सहायता करता था, जिसके कारण बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कर पाया। कितना बढ़िया तरीका से आपको पढ़ाए थे, और अभी भी लग रहा है कि पढ़ा ही रहे आप लोग को। अतः कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं, अगर विलियम नहीं बनाया रहता इसको अपना प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति की योग्यता को नहीं पहचानता, तो जर्मनी का एकीकरण कर पाता, तन मन धन से सहायता नहीं करता तो कर पाता। तो अतः कहा जा सकता है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, ये संभव नहीं था, है ना। तो हम लोग का ये सारा लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगला वीडियो में देख लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताया। एकदम 80 में 80 क्वेश्चन पत्र आपका जो प्रश्न पत्र है बन ही जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।